दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 42वें संविधान संशोधन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि भारत के स्वतंत्रता के पश्चात भारत के संविधान में सबसे बड़ा संशोधन था। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को, अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही रोचक होने वाला है यह वीडियो। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, इसीलिए भारत का जो संविधान दिवस है वह प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोस्तों संविधान संशोधन को जानने से पहले मैं आपको भारत के संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। उसके बाद आपको संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया और क्यों संशोधन किया गया उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो संविधान के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये होना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को, और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और दोस्तों भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत में संपूर्ण भारत के लिए एक ही संविधान है, यानी कि ऐसा नहीं है कि राज्यों के लिए अलग संविधान हो और भारत में केंद्र के लिए अलग संविधान हो। बहुत से देश हैं ऐसे जहां पर राज्यों के लिए यानी प्रांतों के लिए अलग संविधान है और केंद्र के लिए अलग संविधान है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, देश अमेरिका में राज्यों के लिए अलग संविधान है और केंद्र के लिए यानी संघ सरकार के लिए अलग संविधान है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, संपूर्ण भारत के लिए एक ही संविधान है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है दोस्तों, आपने सुना होगा कि भारत के संविधान में संशोधन किया जा रहा है। तो दोस्तों संशोधन करने के लिए क्या आवश्यक है? पहले तो संविधान अधिकार देता है कि कौन इसमें संशोधन कर सकता है या फिर संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो उस आधार पर दोस्तों भारत का संविधान क्या है, नम्य और अनम्य दोनों का क्या है, मिश्रण है। और दोस्तों नम्य संविधान वो होते हैं जिनमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही आसान होती है, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है। वहीं पर अनम्य संविधान उनको कहा जाता है दोस्तों जिनमें संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है, बहुत जटिल होती है। लेकिन भारत के संविधान में देखा जाए तो यह दोनों का ही मिश्रण है। अब मैं आपको बताता हूं दोनों का मिश्रण कैसे है। दोस्तों भारत का जो संविधान है उसके कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको साधारण बहुमत के आधार पर संसद में संशोधन पारित किया जा सकता है। इस तरह से भारत का संविधान कैसा हो गया, नम्य संविधान हो गया। लेकिन कुछ संशोधन ऐसे हैं, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन पर संशोधन की प्रक्रिया जटिल है, तो इस तरह से यह अनम्य हो गया। तो भारत का संविधान कैसा हो गया, दोनों का मिश्रण हो गया, नम्य और अनम्य दोनों का ही मिश्रण हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या है, सर्वोच्च न्यायालय को, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसको न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। अब इसमें आपको जानने की जरूरत है कि न्यायिक समीक्षा क्या होता है। तो दोस्तों भारत की संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह संसद के कानून की न्यायिक समीक्षा करता है। और न्यायिक समीक्षा में यह देखता है वह कि संविधान में जब संशोधन किया जा रहा था या कोई कानून बनाया जा रहा था तो संसद के द्वारा संविधान का पालन किया गया कि नहीं किया गया, यानी कि वह संवैधानिक प्रक्रिया की जांच करता है। और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को की शक्ति को, इसी को न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। यहां तक दोस्तों हमने जाना संविधान के बारे में रोचक तथ्य। उसके पश्चात दोस्तों और महत्वपूर्ण जानकारी क्या देने वाला हूं आपको, और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि दोस्तों इसके साथ साथ आपको यह जानना जरूरी है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो दोस्तों कौन सा संविधान का अनुच्छेद है, 368। इसमें संविधान संशोधन कैसे करना है, किस प्रावधान को किस बहुमत के आधार पर करना है, इसका उल्लेख किया गया है। दूसरा, संविधान में संशोधन करने का अधिकार दोस्तों केवल किसको दिया गया है, संसद को। यानी कि यदि भारत में राज्य चाहें तो संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, भारत की संसद केवल कर सकती है। और भारत की संसद कैसे मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति संसद के अंग इसलिए हैं कि कोई भी संसद में जब विधि या कानून बनता है तो वह पहले लोकसभा या राज्यसभा में पारित होता है, फिर दूसरे सदन भेजा जाता है, फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही वह कानून बनता है। दोस्तों संविधान में संशोधन का अधिकार केवल किसको, संसद को दिया गया है। और महत्वपूर्ण जानकारी, आपने देखा होगा कि भारत के संविधान में विभिन्न जो प्रावधान है वह विभिन्न देशों से लिए गए हैं। तो जो संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया है उसको हमने कहां से लिया है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, हम भारत के संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा क्या है, संविधान में जो संशोधन किया जाता है उसको दोस्तों केवल विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। यानी संसद अगर चाहे तो संविधान में संशोधन साधारण बहुमत से नहीं हो सकता, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब यह होता है दोस्तों कि संसद के दोनों सदनों के जो
जो सदन है उनमें दोस्तों क्या विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत से उस अधिनियम को, विधेयक को पारित होना चाहिए। और दोस्तों इसके साथ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं कि भारत की जो संसद है वह संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती है, और इसी को कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। यहां पर जान लेना बहुत आवश्यक है दोस्तों। भारत के संविधान की मूल संरचना में संशोधन संसद नहीं कर सकती है, और यह मूल संरचना क्या है, यह दिया गया है किसको अधिकार, कि भारत का सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कौन सा प्रावधान संविधान की मूल संरचना है। उसने मोटे तौर पर बताया है, जैसे भारत के संविधान के मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ऐसे प्रावधान है, ये भारत के संविधान की मूल संरचना है। तो दोस्तों केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि भारत की संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। और दोस्तों इसका मैं आपको आगे आने वाले स्लाइड में बताऊंगा इसके क्या मायने हुए थे 42वें संविधान संशोधन में। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान कहा जाता है। और इस संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था, संविधान की मूल संरचना को बदलने का प्रयास किया गया था। इसीलिए यह संविधान संशोधन दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा मूल संरचना को संविधान की बदलने का प्रयास किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 को भारत में कब, आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू किया गया था। तो दोस्तों भारत में एक बार आंतरिक आपातकाल लगाया गया था, कब, इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 और 1977 के बीच में 2 वर्षों तक भारत में आंतरिक आपातकाल लगाया गया था। और ये जो 42वां संविधान संशोधन लाया गया वह इसी आपातकाल के दौरान लाया गया था। इसीलिए यह संविधान संशोधन दोस्तों महत्वपूर्ण है। और 22वें संविधान संशोधन को कब, 1976 में इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्हीं के नेतृत्व में इसको लाया गया था। अब दोस्तों हम आगे जानेंगे कि 22वें संविधान संशोधन के क्या प्रावधान थे। दोस्तों उसने 22वें संविधान संशोधन ने संविधान में किया संशोधन किया। तो पहला संशोधन दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या था, क्या लिखा है, संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य था इसके पहले, लेकिन उसके पश्चात उसमें समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्षता, इन दोनों को मिला दिया गया। तो उस तरह से संविधान की प्रस्तावना में क्या हो गया, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो इस तरह से इन 2 शब्दों को भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दूसरा क्या था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता लिखा हुआ था उसमें एक शब्द और जोड़ा गया, कौन सा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी कि अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किसमें, प्रस्तावना में यह संशोधन किया गया। दूसरा क्या हुआ, 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। दोस्तों 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है कि भारत में जो विभिन्न विषय हैं जिनमें विभाजित किया गया है कि किसमें कौन सी सरकार नियम कानून बना सकती है। तो 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची के जो विषय हैं उसमें केंद्र सरकार विधि कानून बनाती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार बनाती है, लेकिन समवर्ती जो सूची है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। तो 5 विषय जो राज्य सूची में थे, कौन से, शिक्षा, जंगलों को बांट एवं माप, जंगली जानवरों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, इनको क्या किया गया, इनको निकाल करके राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। यानी कि अब इनमें जो होगा केंद्र सरकार भी इनमें नियम कानून बना सकती है। तो दोस्तों समवर्ती सूची में इनको डाल दिया गया। उसके पश्चात क्या हुआ दोस्तों, तीसरा जो संशोधन किया गया संविधान में, अनुच्छेद 51 का ए जोड़ा गया। अब उसमें 51 का ए में क्या हुआ कि नागरिकों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। दोस्तों इंदिरा गांधी सरकार के पहले क्या हुआ था, भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले थे, यानी कि राज्य से भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले थे। लेकिन इस सरकार ने बोला कि कुछ भारत के नागरिकों के कर्तव्य भी होने चाहिए, तो उसने क्या किया, 10 मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ दिया। और नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जो स्वर्ण सिंह समिति थी उनकी सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो आप इस समिति को जरूर याद रखिए, स्वर्ण सिंह समिति एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा बार पूछी गई है दोस्तों। अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं, और भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों वो रूस के संविधान से प्रेरित है, यह भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। 86वें संविधान संशोधन, 86th जो संविधान संशोधन था उससे 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। उसमें यह प्रावधान किया गया मौलिक कर्तव्य में कि भारत के प्रत्येक गार्जियन का यह कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को
बेसिक यानी आधारी शिक्षा का प्रावधान करेगा। तो दोस्तों यह 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था। तो वर्तमान में देखा जाए तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, रूस के संविधान से इनको लिया गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको शामिल किया गया। फ्रेंड्स, सबसे जो कॉन्फ्लिक्ट का विषय रहा है 42वें संविधान संशोधन का, वह था भारत की संसद में कुछ संशोधन किए गए। अब उनमें कौन से संशोधन थे जो कॉन्फ्लिक्ट का विषय थे वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य कर दिया गया। दोस्तों भारत के संविधान का अनुच्छेद 74 यह कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। भारत का राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह अनुसार कार्य करेगा। लेकिन भारत के राष्ट्रपति को पहले यह बाध्यता नहीं थी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अनुसार ही कार्य करेगा, लेकिन इस 42वें संविधान संशोधन ने यह अनिवार्य कर दिया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। दोस्तों सबसे जो कॉन्फ्लिक्ट का विषय था यही कानून था। दोस्तों दूसरा क्या है, इसको भारत में इंदिरा गांधी की सरकार खत्म होने के पश्चात जनता पार्टी की जब सरकार आई तो उसने इस प्रावधान को सबसे पहले अलग किया था। उसमें यह संशोधन उसने कर दिया कि भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सलाह अनुसार कार्य करना है, लेकिन भारत के मंत्रिपरिषद की सलाह को वह पुनर्विचार के लिए कह सकता है। लेकिन उसमें 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि पुनर्विचार के पश्चात राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के ऊपर यह प्रावधान किए गए। आगे क्या है दोस्तों, कानून और व्यवस्था की परस्पर विरोधी स्थितियों से निपटने के लिए केंद्र को राज्य में केंद्रीय बल तैनात करने की अनुमति मिली। उसके साथ साथ क्या हुआ, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को कुछ विशेष विवेकाधीन शक्तियां भी मिल गईं। अनुच्छेद 329 ए में यह प्रावधान हुआ कि निदेशक तत्व कि कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भारत के संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है, उनको मौलिक अधिकारों से ऊपर भी प्राथमिकता दे दी गई। और उसमें यह कहा गया कि यदि संसद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई अगर कानून बनाती है तो उनको मौलिक अधिकारों का हनन नहीं माना जाएगा। यह सबसे कॉन्फ्लिक्ट वाला विषय था दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संसद ने मौलिक अधिकारों के ऊपर रख दिया था। और यह कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय था क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की इसमें क्या न्यायिक समीक्षा को भी खत्म कर दिया गया था। और संसद ने यह कहा कि यदि संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई संसद में विधि बनाती है तो उनको इस आधार पर उनको रद्द नहीं किया जा सकता कि वो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। दोस्तों सबसे कॉन्फ्लिक्ट का विषय यही था, इसीलिए 42वां संविधान संशोधन चर्चा में था। दोस्तों अगला क्या है, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उनमें कुछ परिवर्तन किए गए। अब उनमें क्या हुआ कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में 4 अनुच्छेदों को जोड़ा गया था। पहला अनुच्छेद 39 था जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर को सुरक्षित किया गया, यानी स्वास्थ्य से संबंधित एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। दूसरा था अनुच्छेद 39 का ए, इसमें समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना शामिल था। बहुत ही अच्छा प्रावधान था, अभी भी यह भारत के संविधान में शामिल है। अनुच्छेद 43 ए में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया गया कि जो उद्योग हैं उनमें क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाए। अनुच्छेद 48 ए में पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का उपाय किया गया। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह प्रावधान जोड़े गए। दोस्तों इसके आगे कुछ और प्रावधान जोड़े गए थे। दोस्तों इसके आगे कुछ प्रावधान ये जोड़े गए कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, और राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का, लेकिन अब इसको कर दिया गया 6 वर्ष का। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह अनुसार कार्य करेगा, यानी राष्ट्रपति को पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए उसको बाध्य कर दिया गया। उच्च न्यायालय, जो राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की शक्ति को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। राष्ट्रपति को देश के किसी भी हिस्से पर आपातकाल लगाने की शक्ति मिल गई, यानी कि भारत के जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति भारत के संपूर्ण भारत में आपातकाल लगाएगा, अब राष्ट्रपति भारत के किसी भी हिस्से पर आपातकाल लगा सकता है। दोस्तों भारत में आपातकाल 3 प्रकार से लग सकता है, बाह्य आक्रमण पर, युद्ध पर या फिर आंतरिक विद्रोह पर। लेकिन
अब भारत के संविधान में आंतरिक जो विद्रोह था उसको सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया और यह जो संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया कि भारत में अब आंतरिक जब आपातकाल लगाया जाएगा, जब सशस्त्र विद्रोह होगा तभी लगाया जाएगा। इस तरह पर नहीं लगाया जा सकता है कि भारत में आंतरिक विद्रोह चल रहा है। दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट का विषय था। भारत के प्रधानमंत्री उस समय थी इंदिरा गांधी, कांग्रेस की सरकार थी, भारत में आंतरिक आपातकाल चल रहा था और इसमें बहुत बड़े ज़्यादा प्रावधान, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रावधान जोड़े गए थे, भारत के संविधान में हटाए गए थे। इसीलिए इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी। दोस्तों, यदि आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।